6 मई 2010 को यूएस के स्टॉक मार्केट से सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर $1 ट्रिलियन गायब हो गए थे। इस क्रैश ने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया था। मार्केट में ये क्रैश 36 मिनट तक चला, जिसके बाद 1 घंटे के अंदर मार्केट ने बाउंस बैक भी कर लिया था। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला कि आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। पर कहानी में एक ट्विस्ट आया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 2015 में जाकर अथॉरिटीज को पता चला कि 2010 के उस क्रैश में सिर्फ एक आदमी का हाथ था, जिसका नाम था नविंदर सिंह सराव, और इसने अपने घर बैठे बैठे पूरा स्टॉक मार्केट हिला डाला था। लेकिन इसने ये किया कैसे, जानते हैं इसकी कहानी पूरी शुरुआत से। The flash crash in 2010 was granted Taylor £5 million to Navinder Singh Sarao, a trader accused by US authorities of illegally stoking the May 2010 Wall Street flash crash. The man accused of single-handedly triggering a massive 2010 stock plunge is appearing in a London courtroom this morning. The flash crash trader, and this is Navinder Singh Sarao. Flash crash on a lone trader who worked from his parents' home in London, 36-year-old Navinder Singh Sarao. इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 पंजाब से। नविंदर सराव की फैमिली इस साल बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए पंजाब से लंदन यूके आ गई थी, लेकिन यहाँ आकर इनके लिए सब कुछ इतना भी आसान नहीं था। नविंदर सराव के पेरेंट्स एयरपोर्ट के पास ही हॉन्सलो नाम की जगह पर सेटल हुए। एयरपोर्ट के पास रहने का डिसीजन इन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि ये जगह काफी अफोर्डेबल थी। नविंदर सराव के पेरेंट्स एक ही साथ बड़ी मेहनत से कई जॉब्स करते थे क्योंकि वो अपने बेटे नरिंदर को एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे। बड़े होते होते नविंदर को फीफा गेम बहुत पसंद था। ये इस गेम में इतना अच्छा था कि ये वर्ल्ड वाइड टॉप 200 प्लेयर्स में आ गया था। इस गेम की मदद से इसने स्ट्रैटेजीज बनाना सीखा और साथ ही लोगों को एनालाइज करना और उनके खेलने के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना भी सीख लिया। नविंदर की यही स्किल्स आने वाले समय में इसकी ट्रेडिंग में बहुत मदद करने वाली थी। ट्रेडिंग की दुनिया में नविंदर ने पहला कदम रखा जब ये कॉलेज में आया। कॉलेज में इसका एक रूममेट था जो कि अपने स्टूडेंट लोन की मदद से ट्रेडिंग करता था और ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था। ये बात नविंदर को बहुत फैसिनेटिंग लगी और यहीं से इसने अपने थोड़े बहुत पैसों के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रेडिंग करना अभी इतना भी आसान नहीं था क्योंकि शुरुआत में नविंदर को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन अभी नविंदर का करियर बस शुरू ही हुआ था। 2003 में इसे एक न्यूज़पेपर एड मिली जो कि फ्यूचर ट्रेडर्स को ढूंढ रही थी। फ्यूचर ट्रेडर्स बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि किसी स्टॉक या शेयर को प्रेजेंट की प्राइस पर सेट करके फ्यूचर में सेल या बाय करते हैं। इसी एड की वजह से नविंदर को फ्यूटेक्स नाम की कंपनी में जॉब मिल गई थी। यही वो जगह थी जहां नविंदर ने अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। फीफा खेलकर इसने स्ट्रैटेजीज बनाना और पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीख लिया था और अपनी इन्हीं स्किल्स को इसने ट्रेडिंग में भी यूज करना शुरू कर दिया। इस वजह से नविंदर मार्केट में उन अपॉर्चुनिटीज को भी पहचान लेता था जो कि बाकी ट्रेडर्स नहीं समझ पाते थे। लेकिन फ्यूटेक्स में रहकर भी नविंदर ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था क्योंकि फ्यूटेक्स में सभी बिगिनर ट्रेडर्स थे और फ्यूटेक्स की एक कंडीशन थी जिसमें सभी ट्रेडर्स को अपना 50% प्रॉफिट उनके साथ शेयर करना पड़ता था। इसीलिए 2008 में नविंदर ने फ्यूटेक्स को छोड़ दिया और अब इसने अकेले अपने घर के बेडरूम से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। फ्यूटेक्स में रहकर नविंदर ने ठीक ठाक पैसे कलेक्ट कर लिए थे और अब वो टाइम था जब इसने अपनी ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा था और सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। मार्केट इस टाइम पर भी काफी वॉलेटाइल था और अभी ये बहुत कॉमन था कि S&P 500 एक ही साथ काफी ज्यादा बढ़ जाए। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नविंदर जैसे डे ट्रेडर्स के लिए। नविंदर यूके में अपने बेडरूम से ही शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहा था और सिर्फ एक ही साल के अंदर नविंदर के एसेट्स 4,60,000 पाउंड से बढ़कर 15 मिलियन पाउंड्स पर पहुंच गए थे। नविंदर सराव अब मिलियंस में पैसा कमा रहा था, लेकिन बहुत ही जल्दी नविंदर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। साल 2009 में मार्केट में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, जो कि नविंदर जैसे डे ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स और एडवांस एल्गोरिदम्स का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली होता यह है कि ये एल्गोरिदम्स मार्केट में होने वाली छोटी से छोटी प्राइस चेंज पर ध्यान रखते हैं और मिली सेकेंड्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। ये सारे के सारे ट्रेड्स ऑटोमेटेड होते हैं,
मतलब कि इन सब ट्रेड्स को एक कंप्यूटर या एक सिस्टम करता है रेदर देन कि एक एक्चुअल इंसान इन्हें बैठ कर करे। इसको एक बड़े ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक स्टॉक की प्राइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100 रुपए की है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 101 रुपए की है। अब ये प्राइस डिफरेंस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए रहता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स इसी का फायदा उठा के स्टॉक को सस्ते प्राइस पर खरीद कर महंगे प्राइस पर बेच देते हैं। और जब इसी तरीके के ट्रेड्स हजारों बार होते हैं तो ट्रेडर्स इससे अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अब नविंदर सराव की बात करें तो एक इंसान के लिए इतनी फास्ट स्पीड में ऐसे ट्रेड्स कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए नविंदर को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर से सख्त नफरत थी। इसीलिए इनके खिलाफ लड़ने के लिए नविंदर ने एक प्रोग्रामर की मदद से नेव ट्रेडर नाम का एक सॉफ्टवेयर बनवाया। एक्चुअली नविंदर को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की एक कमी पता चल गई थी। सभी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को एक ही सिमिलर तरीके से प्रोग्राम किया गया होता है और ये मोर और लेस एक ही तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इन सॉफ्टवेयर्स ने डिटेक्ट किया कि मार्केट में बहुत सारे बाय के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये भी फटाफट शेयर्स को खरीदने लग जाएंगे, ये सोचकर कि स्टॉक्स की प्राइस बढ़ने वाली है। ये सॉफ्टवेयर्स एक ही तरह से काम करते थे और इसी का फायदा उठाने के लिए नविंदर ने नव ट्रेडर को बनाया था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से नविंदर ने मार्केट में स्पूफिंग करना शुरू कर दिया था। स्पूफिंग का मतलब था कि नविंदर ने मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सेल ऑर्डर्स डाल दिए थे। इसका मतलब था कि वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो मार्केट में शेयर्स बेचने वाला था, लेकिन असलियत में ये सिर्फ फेक ऑर्डर्स थे। इस वजह से मार्केट में गलत इंप्रेशन पड़ता था कि शेयर्स की प्राइस गिरने वाली है और इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स भी अपने पैसे बचाने के लिए शेयर्स बेचना शुरू कर देते थे। लेकिन जैसे ही शेयर्स की प्राइस एक पॉइंट तक गिर जाती थी तब नविंदर शेयर्स को कम प्राइस में खरीद लेता था और अपने सेल ऑर्डर्स को भी कैंसिल कर देता था। इसके बाद जब मार्केट बाउंस बैक होता तब ये अपने शेयर्स को हाई प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाता था। इस वक्त तक नविंदर को ट्रेडिंग की लत सी लग गई थी और अपने बेडरूम में बैठे बैठे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था। लेकिन नविंदर बड़ा ही कंजूस टाइप का आदमी था और इसकी कोशिश थी कि ये अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसे रख पाए। इसीलिए अपने टैक्स को बचाने के लिए इसने एक अलग एंटिटी भी बनाई थी जिसका नाम नव सराव मिल्किंग मार्केट्स फंड था। इसने अपनी फैमिली को भी ये बात नहीं बताई थी कि ये ट्रेडिंग से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, क्योंकि इसे डर था कि पैसे के बारे में जानकर वो सभी से अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर टाइम आया 6 मई 2010 जब नविंदर सराव की स्पूफिंग की वजह से यूएस मार्केट को सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। इस इंसिडेंट को नाम मिला फ्लैश क्रैश का और इसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया था। इस दिन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो कि यूएस की टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर करता है 1000 पॉइंट से गिरा था। ऑल्दो ये पूरा क्रैश सिर्फ 36 मिनट्स तक रहा, जिसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने बाउंस बैक भी कर लिया था। लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि ये क्रैश आखिर हुआ क्यों था। शुरुआत में तो ये बात चली थी कि ये क्रैश एक म्यूचुअल फंड कंपनी की वजह से हुआ था। इसी बीच 2009 से 2014 तक नविंदर ने लगभग $60 मिलियन कमा लिए थे। ऐसा 2015 में ही हुआ कि एक विसल ब्लोअर की वजह से अथॉरिटीज की नजर नविंदर पर पड़ी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि 2010 के फ्लैश क्रैश के दिन नविंदर ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फेक ऑर्डर्स मार्केट में डाले थे, जिसकी वजह से मार्केट में फेक डिमांड और सप्लाई क्रिएट हुई और मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। जब अथॉरिटीज को इस बारे में पता चला कि नविंदर सराव मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था, तब 2015 में नविंदर सराव को इसके घर से ही अरेस्ट कर लिया गया। इसके सभी अकाउंट्स को और $7 मिलियन के एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया गया। नविंदर पर शुरुआत में 22 चार्जेस लगे थे और इसे 380 साल की जेल हो सकती थी, लेकिन नविंदर को इतनी हैवी पनिशमेंट नहीं दी गई। नविंदर ने सिर्फ 4 महीने ही यूके की जेल में बिताए, जिसके बाद इसे यूएस ले जाया गया। यहाँ इन्होंने खुद को 2 चार्जेस में गिल्टी माना, लेकिन इन्हें जेल सेंटेंस नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नविंदर ने अपना एक भी पैसा अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए यूज नहीं किया था। सबसे महंगी चीज जो नविंदर ने खरीदी थी वो थी 5000 पाउंड की एक सेकंड हैंड वॉक्सवैगन कार। लेकिन साथ ही नविंदर ने अपना सारा पैसा फ्रॉड इन्वेस्टर्स की वजह से खो भी दिया था। इसके अलावा नविंदर ने गवर्नमेंट की मदद भी की थी बाकी के मार्केट फ्रॉडस्टर्स को पकड़वाने में और स्टॉक मार्केट में इररेगुलरिटीज का पता लगाने के लिए। इसीलिए नविंदर के लॉयर्स ने जजेस से रिक्वेस्ट की थी कि इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। एज अ रिजल्ट 2020 में नविंदर को हाउस अरेस्ट की कंडीशन पर वापस यूके भेज दिया गया, जहां आज भी ये अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। इस पूरे केस में नविंदर कई लोगों के लिए एक हीरो बन गया था, क्योंकि बहुत से लोग इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इससे नॉर्मल ट्रेडर्स को काफी नुकसान होता था। इन सभी लोगों के लिए नविंदर एक ऐसा ट्रेडर था जिसने अकेले अपने दम पर $1 बिलियन जायंट ट्रेडर्स के साथ लड़ाई की और जीत भी गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि नविंदर सराव सच में एक हीरो था? लेट मी नो इन द कमेंट्स।
और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।